नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और अजीत दादा पवार अंतिम सफर पर विदा हो गए हैं। बारामती में अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन कल से लगातार जो मीडिया में खबरें चल रही थी, चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी कि मोदी अजीत दादा पवार के अंतिम संस्कार में बारामती पहुंचेंगे। मोदी नहीं आए। मोदी नहीं आए, सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं। जिस वक्त अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार चल रहा था, रिचुअल्स चल रहे थे, उस वक्त साहेब भाषण ठोक रहे थे। खबर यहां पर भी पूरी नहीं होती है। खबर 18 घंटे पीछे टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा। अंतिम संस्कार से अंतिम संस्कार से 18 घंटे पहले साहेब ने बेशर्मी की सारी इंतहा पार कर दी, हद कर दी। वो है असली खबर। और उस बेशर्मी और अजीत दादा पवार की मौत के बीच एक संबंध है, बड़ी पतली सी लकीर है। लेकिन इसके साथ खबर में अजीत पवार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एआई ऑडियो। उस ऑडियो की भी चर्चा करनी होगी। वो ऑडियो क्या अजीत पवार के लिए उनके मतलब एक कहते हैं श्रद्धा सुमन के रूप में कि महाराष्ट्र वासियों को एआई के जरिए अजीत दादा पवार को आखिरी बार सुनवा दिया जाए, क्या इसके लिए था, या इसमें भी कहीं न कहीं सत्ता कायम रखने की राजनीति है? ये एआई वीडियो किसने ऑडियो किसने बनाया और किसने सर्कुलेट किया, वायरल करवाया महाराष्ट्र में, ये जरूर सामने आना चाहिए। हो सकता है भाव की जानकारी में हो, लेकिन मेरी नजर में ये ऑडियो, इस ऑडियो में कुछ ऐसी बात है, एक लाइन वो है जो लाइन सत्ता को कायम रखने के लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है, या सत्ता को निर्बाध अबाध करने में संजीवनी का काम कर सकता है। वो खबरें हैं जिसकी कोई नहीं चर्चा करेगा, लेकिन बहुत जरूरी है आज समझना। ले आइए, भाव को जोड़िए। भाव, स्वागत है। मैं पहले आपको कुछ खबरें दिखाता हूं, एक एक करके दिखाइए, एक एक करके दिखाइए। महाराष्ट्र, अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल, ये कल से चल रहा है और मैं यहां पर दिखा रहा हूं क्योंकि मैं खबरें ब्रेकिंग और एंकर्स का उछल कूद उनकी नहीं दिखा सकते हम लोग, मजबूरी है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। सीधा लिखा होंगे, कुछ हेडलाइंस में हो सकते हैं, लेकिन यहां सीधा लिखा है होंगे शामिल। आगे चलिए। अजीत पवार का आज बारामती में अंतिम संस्कार, ये आज की खबर है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ये आज की खबर है, ये नवभारत महाराष्ट्र की खबरों का मतलब बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पे होता है। बेसिकली वहीं से चलता है ये अखबार, ये पोर्टल। तो जो है वहां भी लिखा है शामिल होंगे। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये आज अंतिम संस्कार के लिए जब शुरुआत हो गई तैयारियों की सुबह, तब की खबर लगी है जब शिंदे फडणवीस पहुंच गए, अंतिम संस्कार में पीएम मोदी शामिल होंगे। राजकीय सम्मान के साथ आज 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन में पीएम मोदी, शाह समेत ये नेता हो सकते हैं शामिल। आगे चलिए। आज होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूह। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी, प्रधानमंत्री मोदी, शाह और नितिन नवीन आएंगे बारामती। बिल्कुल साफ साफ सब जगह। और कल से यही खबर अजीत दादा के निधन से ज्यादा ये चलाया जा रहा था कि मोदी बारामती जाएंगे, ये इस पर ज्यादा जोर था। चलिए आगे बढ़िए, सब जगह वही खबर, इसी पर ज्यादा जोर था। अब जरा अंतिम संस्कार के विजुअल्स दिखा दीजिए। ये श्रद्धांजलि भी है, आखिरी ये तस्वीरें हमारे
तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने और इसके साथ साथ ये विजुअल्स हम ये भी दिखा रहे हैं कि अंतिम संस्कार में नरेंद्र मोदी नहीं थे, नदारद थे। वो ईयू के साथ उस वक्त, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं, प्रेस के सामने कभी नहीं आते हैं। भाऊ मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये खबर एक बार पूरा बता दें। वो तो करते नहीं, लेकिन आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई है, संसद भवन परिसर में वो खड़े होते हैं और उनसे 100 मीटर दूर पत्रकार रहते हैं, आस-पास भी उनके नहीं रहते और वो खड़े हो जाते हैं, उनके अगल-बगल मंत्री 2-4 खड़े हो जाते हैं और वो वहीं से अपना भाषण ठोक देते हैं कि ईयू के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम जो है अपनी उपलब्धियाँ, डंका बज रहा है उनका। वो डंका बजा रहे थे उस वक़्त भी, जिस वक़्त ये अंतिम संस्कार, और कल से खबर चली, ये खबर किसने चलवाई? अगर सबने झूठ खबर चलाई है, तो भी ये ऐसा तो है नहीं कि मज़ाक चल रहा था। ये इतना संवेदनशील है, महाराष्ट्र में लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और वहां पे मोदी जाएंगे, मोदी जाएंगे, मोदी जाएंगे, और नहीं गए मोदी। ऐसा तो मजाक ही नहीं है ना कि आप किसी की संवेदनाओं पर, किसी के दुख पर भी आप जो है राजनीतिक रोटियां सेके। महाराष्ट्र को लगा कि प्रधानमंत्री आएगा हमारे दादा के अंतिम संस्कार में, नहीं आए दादा के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री। चलिए, खबर यहां तक नहीं है, अब आगे चलते हैं भैया। अगली बाइट चलाइए। राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री। want to नायडू make it clear is even हाँ, चलाइए चलाइए। I want to make it clear is even if we are talking about the VIP here and any life is life for us. So let it be the student who is at the FTO or any other passenger or VIP. We want to save lives. We want to have a safe aviation in the country. So now as the expansion is happening, now the reason being when these airstrips are also coming into use is that the private travel has increased and the general trend of people wanting to travel in aviation has also increased. The numbers are clearly showing that. So people are more accustomed to travel by air and they are trying to find the nearest airport to go to so that they can save time. So in that sense, in the last 5 to 10 years also, we have opened up more airstrips. All the FTOs also, because of the demand the aviation is creating, a lot of crew is also coming in. So with all this, with the new airfields, airstrips coming in also, so definitely we are going to see at what stage all these are in, and if anything is required, like I said, any reforms that are required, definitely we'll go ahead. ये बता रहे हैं कि बहुत पिछले कुछ वक्त में सब लोग, अब हर आदमी चाह रहा है कि हम जल्दी से हवाई जहाज में चले जाएं, और उसके लिए एयर स्ट्रिप भी बहुत है, तमाम है, ये वो बता रहे थे। यह भी अभी सैंपल है, असली पीस देखिए। कल जब अजीत दादा पवार का हवाई दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में निधन हुआ, तो ये सबके सब हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 में जुटे हुए थे तैयारी में। विंग्स इंडिया 2026 हो जाता, विंग्स इंडिया 2026 को पल देने का काम, पंख देने का काम नरेंद्र मोदी का नहीं था। नायडू गए थे, हो जाता, अपना कर लेते, चलो ठीक है, पहले से प्री शेड्यूल्ड चीजें हैं, हो जाता। नरेंद्र मोदी के भाषण के बगैर इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता चलेगा कोई दूसरा श्रेय ले लेगा। और भाषणबाजी भी जरा सुन लीजिएगा भाऊ, जिस दिन इस देश में एक बड़े नेता का निधन प्लेन क्रैश में हो रहा है, उस दिन, ये कल शाम 5:30-6 बजे का भाषण मैं सुनवा रहा हूं क्लिप्स, कल शाम 5:30-6 बजे, जब अस्पताल के बाहर हजारों हजार की तादाद में लोग रो बिलख रहे थे, अजीत दादा के 100 को पहचानने के लिए, घड़ी जो विमान दुर्घटना में ऐसे झुलसे की घड़ी से पहचाना गया, उस वक्त मोदी का भाषण चल रहा था, उसकी क्लिप सुनिए, सुनाइए भैया। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में ये तेजी इसलिए आई क्योंकि हमारी सरकार एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। भारत में एयर ट्रेवल अब एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बन रहा है। भारत का नागरिक आसानी से एयर ट्रेवल कर पाए, ये हमारा मिशन है। इसलिए हमने टियर 2, टियर 3 सिटीज को
एयरपोर्ट से जोड़ा है। साल 2014 में भारत में 70 एयरपोर्ट्स थे। आज भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। यानी सिर्फ एक दशक में ही भारत में 2 गुने से अधिक एयरपोर्ट्स बनाए हैं। हमने देश में 100 से अधिक एरोड्रोम्स को एक्टिवेट किया है और इसके साथ ही अपने नागरिकों के लिए एफोर्डेबल फेयर वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। उड़ान स्कीम के कारण 15 मिलियन पैसेंजर्स ने, यानी करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर्स ने उन रूट्स पर ट्रेवल किया है जिनमें से कई पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। चलिए, ये बढ़ा दिया ना एयर पट्टियां हवाई। अगला सुनाइए। मिनिस्टर्स, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। विंग्स इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं, एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है और इसलिए विंग्स इंडिया की ये समिट हम सभी के लिए इतनी अहम हो गई है। मैं बहुत सारे दर्शक नाराज हो रहे होंगे, बहुत सारे दर्शक लिखते हैं हम सुनना नहीं चाहते। हम इसलिए सुनवा रहे हैं, जिस वक्त प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान गई और अजीत पवार की डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी थी और बाहर बिलख रहे थे, उस वक्त ये इस देश में एयर जो है कि हमने हवाई पट्टियां बढ़ा दी हैं, एविएशन को हमने पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास बना दिया है, ये बात कर रहे थे। आगे आगे एक क्लिप और, अभी बहुत कुछ बचा है, एक क्लिप और। फ्रेंड्स, पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बस सुनिएगा। कभी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां एयर ट्रैवल एक एक्सक्लूसिव क्लब तक सीमित था, लेकिन आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ा है। चलिए, भारतीय एयरलाइंस का गुणगान आगे चलता रहेगा अभी कि एक्सक्लूसिव पहले था, इंक्लूसिव बना दिया। दरअसल ये शब्द नया समझ नहीं पाए, एक नया अंग्रेजी का शब्द मेरे दिमाग में आया है, डेड क्लूसिव बना दिया। न एक्सक्लूसिव है न इंक्लूसिव है, ये डेड क्लूसिव है। ये मतलब आप अपने जान जोखिम में डाल के उड़िए। अब भावुक पास जाएंगे, दो हेडलाइन दिखाइए। किसके भरोसे चलता है बारामती एयरपोर्ट? इतना सुन लिया ना इनका ज्ञान, अब सुनिए किसके भरोसे चलता है बारामती एयरपोर्ट। यही क्रैश हुआ
अजीत पवार का विमान। अगले दिखा दीजिए। ये देखिए इसको ऊपर ले जाइए। पुणे से 95, इस एयरपोर्ट के बारे में सुनिएगा, एयरपोर्ट की उपलब्धियां बता रहे थे ना, सुनिए। 95 किलोमीटर दूर 90 के दशक में बनी हवाई पट्टी बारामती एयरपोर्ट लिमिटेड करती है मैनेज। बारामती एयरपोर्ट लिमिटेड करती है मैनेज। परिसर में 2 केबिन है और 1 कमरा है। 2 केबिन 1 कमरा। 450 एकड़ में फैला है। एयरपोर्ट परिसर में 2 ट्रेनिंग एकेडमी है, छात्र और इंस्ट्रक्टर के हवाले। ये एटीसी जो यहाँ पर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं छात्र जो है पायलट की, उन छात्रों और उनके इंस्ट्रक्टर के हवाले है यहाँ के एटीसी। अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम की कैटेगरी में है एयरपोर्ट। अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम की कैटेगरी में है। यहां पर कंप्यूटराइज्ड एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। बिना लाइसेंस वाले एयरपोर्ट्स में से एक है। ये बना रहे हैं, ये डग्गामार एयरपोर्ट बना रहे हैं इस देश में, डग्गामार एविएशन बना रहे हैं, या सिस्टमेटिक एविएशन बना रहे हैं। डग्गामार एविएशन पे पीठ ठोक रहा है ये आदमी। डग्गामार एविएशन, जैसे डग्गामार टैक्सियों में आप लोग बैठे होंगे, टैक्सी स्टैंड पर डग्गामार गाड़ियां, ये डग्गामार एविएशन चला रहे हैं। इनके एविएशन इस एयरपोर्ट की 4 घटनाएं। ये देखिए, डीजीसीए पायलटों के बचाव में उतरा। बारामती एयरपोर्ट पर मौसम की सूचना कौन देगा? दरअसल यहाँ पर जो मौसम की सूचना जो अपडेट होता है, जो सबसे ज्यादा वेदर अपडेट फ्लाइट में सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज देती हैं। यहाँ पर जो सेंट्रलाइज मौसम का अपडेट का सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं काम करता है, यहाँ के एटीसी को। इसी एयरपोर्ट पे जून 2013 में कार्वर एविएशन का एक सेस्ना 172 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यहीं पर ट्रेनी पायलट को चोट लगी। 5 फरवरी 19 को एक प्रशिक्षण विमान उड़ान के दौरान क्रैश हुआ। ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ, बुरी तरह विमान क्षतिग्रस्त हुआ। 22 अक्टूबर 23 को रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का विमान क्रैश हुआ, पायलट बच गया। 2008 में यहीं पर, इसी पर एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन का सेस्ना 152 क्रैश हुआ, जो है पायलट और ट्रेनी छात्र को चोट आई। 4 हादसे। और इतने नहीं, इसमें जब कल भी ये हादसा हुआ तो प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा कि जो चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि बारामती एयरपोर्ट के आसपास चक्कर विमान जब लगा रहा था तो किसी को शक नहीं हुआ, उन्हें लगा फिर कोई ट्रेनिंग प्लेन गिरा है। इतने ट्रेनिंग प्लेन यहाँ गिरते हैं क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। डग्गामार टैक्सी स्टैंड है, डग्गामार स्टैंड पे जाइए, एक जीप दूसरे को ठोकती है, ड्राइवर निकल के उसको गरियाता है दूसरे वाले को, तू पीछे कर अपनी जीप, हमारा नंबर है। वो हाल है ये। हमारे यहाँ जल्दीबाजी बहुत है आशीष जी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जहां पे अभी तक प्लेन नहीं उतरा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की कई एयर स्ट्रिप है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की एयर स्ट्रिप है, उसको रिनोवेट करके उसको ही, बाकी कोई फैसिलिटी उसके पे नहीं है और उसको एयर स्ट्रिप घोषित कर दिया। एयरफोर्स का स्टेशन है हिंडन गाजियाबाद में, जो दिल्ली से सट के है। वहां से उन्होंने अब प्राइवेट प्लेन चालू कर दिए। आपको मैं एक बार वहां जाने का और एक बार वहां उतरने का ये हुआ, और उसके बाद हमने हाथ जोड़ लिए। वहां आप जाओगे तो आपको लगता है कि आप मतलब किसी तहसील प्लेस का बस स्टेशन भी इससे अच्छा होगा। कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद आपको बस में बिठा के बाकायदा एयरफोर्स के एरिया में जाता है, बाकायदा वहां से गिनती होती है प्रवासियों की। अंदर जाने के बाद बस पार्क होती है और आपका सामान लेके आप प्लेन तक चलना होता है। प्लेन तक छोड़ते तक नहीं। क्या जल्दी थी आपको करने की? हिंडन को घोषित। शिरडी में एयरपोर्ट चालू कर दिया और आपको हास्यास्पद होगा, एक बार मैं शिरडी के एयरपोर्ट पे उतरा और एयर स्ट्रिप पे प्लेन खड़ा रहा 35-40 मिनट। जब पूछा गया तो बताया गया कि पार्किंग की जगह नहीं है। जो प्लेन पार्क है उनमें से एक प्लेन जब आएगा वापस और एयर स्ट्रिप पे पोजीशन लेगा तब हम जाके उसके जगह पे खड़े हो जाएंगे। आपके पास एयरपोर्ट की फैसिलिटी कितनी है, कितना ट्रैफिक उस पर देता है, ये पता नहीं है। मेंटेनेंस किसी को पता नहीं है। इस देश में डीजीसीए में कितने लोग अभी तक खाली पोस्ट पड़ी हुई है, ये सब सच सामने आया जब अभी पिछले 4 महीने पहले पूरे एविएशन सेक्टर में हंगामा हो गया था।
लोग एक दूसरे के खून के पैसे हो गए थे, लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे एरोड्रम पे सो रहे थे, अभी भी लोगों के पैसे वापस नहीं हुए हैं। आपने इंडिगो पे 22 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, किस लिए लेकर फाइन लगा दिया? इसलिए कि कोई ना कोई गलती करी होगी। भेड़ बकरियों के समान ये एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं लोगों को, भेड़ बकरियों के समान। इस देश में यदि आपको एयर से ट्रैवल करना है तो आपको अपमानित होने के लिए, बिना पैसे देके अपमानित होने का वो जुगाड़ है, वो कि आपकी बड़ी इज्जत है और आपको अपमानित होना है तो आप एयर ट्रैवल करिए। आप अपमानित जब एंट्री होती है तब सिक्योरिटी वालों से होंगे। किसी एयरपोर्ट पे परफ्यूम अलाउड है, किसी एयरपोर्ट पे परफ्यूम अलाउड नहीं है, सबके अपने अपने कानून है। किसी एयरपोर्ट पे हेयर ऑयल अलाउड है, किसी एयरपोर्ट पे हेयर ऑयल अलाउड ही नहीं है। किसी एयरपोर्ट पे जूते उतारे जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे जूते नहीं उतारे जाते हैं। डिजिटल इंडिया में डीजी यात्रा पूरे एयरपोर्ट पे भी नहीं है। कई जगह है एयरपोर्ट पे तो वो डीजी यात्रा की मशीनें ऐसी है कि इससे अच्छा लोग लाइन में लग के निकल जाते हैं आगे। कई एयरपोर्ट पे आप देखिए कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है, लेकिन आप एयरपोर्ट के वो जो पोर्टल है उस पर कंप्लेंट भी डालो तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, और बार बार अनाउंस होता है कि भाई आपको कोई कंप्लेंट होगी तो इस पोर्टल पे आप कंप्लेंट करिए। इंडिगो से ज्यादा बदतमीजी किसी एयरलाइन की नहीं है। अंदर जाओ तो अंदर क्रू बदतमीजी करता है, सामान रखने के लिए जाओ तो वहां पे चार्जेस लगते हैं, वहां बदतमीजी होती है। 2 काउंटर की वेइंग मशीन अलग अलग एक बैग का वजन बताती है, और अंदर एयरपोर्ट के फैसिलिटी के नाम पे प्रधानमंत्री तो कभी जाते हैं तो अपने वीआईपी लाउंज में बैठते हैं, उनके लिए चाय भी आती है, वो क्या जाने चाय की कीमत। 350 रुपए की चाय है, पानी का छोटा बॉटल 65 रुपए का है। ये एयरपोर्ट की कहानी है, सिर्फ लूट मची हुई है। कोई लेने आपके लिए आता है तो 8 मिनट के अंदर एंट्री है, 8 मिनट के अंदर 9वां मिनट, इतनी ट्रैफिक जाम होती है, 90 मिनट के अंदर 10वें मिनट के अंदर आपको बोलता है कि आप चार्जेस दे दो, 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 150 रुपए पार्किंग चार्जेस एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जितना समय आपको मुंबई से दिल्ली आने में लगेगा, उसका उतना करीब करीब समय कई बार सामान आने में लगता है, यदि आपने चेक इन में बैग दिया हो तो। ये फैक्ट है। कैसे विदेशों में क्यों नहीं पार्किंग में जाम लगता है, विदेशों में कैसा पार्किंग मिल जाता है, भारत में ही क्यों तकलीफ है? इंक्लूसिव कर दिया। और ये क्या कहते हैं कि आम आदमी को हमने फैसिलिटी दी है। क्या फैसिलिटी दी है आपने? इस देश का मैंने वो मंजर भी देखा था कि एयरलाइन, कितनी एयरलाइंस थी, 60 एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। आज गिनी चुनी है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, और कौन है? अब आकाशा एक है। अभी 2-3 एयरलाइंस को इन्होंने लाइसेंस देने की बात की गई है। छोटे छोटे एयरपोर्ट पे इन्होंने कहा कि हमने छोटे छोटे डेस्टिनेशन पे गया। कहाँ है आप मुझे बताइए। अमरावती में अभी फ्लाइट चालू हो गई थी, कितनी फ्लाइटें चल रही है अमरावती से बताइए महाराष्ट्र में? सिर्फ अनाउंस करना है। एक फ्लाइट चलती है कोल्हापुर, मुंबई कोल्हापुर फ्लाइट चालू हो गई, क्या हो गई, एक एयरलाइन जाती है मुश्किल से 11-11 हजार रुपए। नांदेड़, यहां से नांदेड़ जाता है, नांदेड़ एक पिलग्रिमेज सेंटर है सिखों के लिए। हिंडन से नांदेड़ के लिए जाती है, 11,000 का टिकट है। एक परिवार में 4 लोग हैं तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको सिर्फ जाने के, और 50,000 आने के। नांदेड़ जाने का 1 लाख रुपए खर्चा। प्रधानमंत्री तो अपने स्पेशल प्लेन में जाते हैं, उनको क्या मालूम टिकटों की कीमत क्या है। कोई टिकटों पे कैपिंग नहीं है। भगवान भरोसे एविएशन इंडस्ट्री है। पायलट की ट्रेनिंग अडानी करेंगे, एयरपोर्ट अडानी हैंडल करेंगे। जिस फील्ड में अडानी है उसमें देश बहुत विकास करता है। ये हाल है देश के एविएशन सेक्टर के। अरे ये
एयरपोर्ट गिनवा रहे थे ना, एयरपोर्ट 70 से 160 कर दिया, आपने गिनाई दिया अमरावती, नांदेड़। हिंडन, मैंने बोला ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो स्ट्रिप्स है उसको भी ओके कर दिया। अब मैं लैंडिंग, आप मुझे बताइए, आज आप एक एक फ्लाइंग क्लब चला रहे हैं, फ्लाइंग क्लब की एक एयर स्ट्रिप है, उसमें कोई नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। हाँ, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ नाइट लैंडिंग के लिए नहीं होती, जब थोड़ा सा कोहरा आता है तो भी लाइट्स के भर से लोग लैंड करते हैं। तो आप इसमें भी बाकी चार्टर्ड उतारने देने की कैसी परमिशन देते हैं? वो तो दिन में उतरेगा, दिन में जाएगा, वो तो देखेगा कि दिख नहीं रहा तो उतारेगा नहीं, वो चलेगा नहीं फ्लाइंग क्लब वाला। वहां चार्टर्ड उतारने की परमिशन कैसे देते हैं? क्योंकि चला कौन रहा है, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, पैसा कौन ले रहा है, डीजीसीए को पता भी नहीं है क्या हो रहा है। गिनती है ना, गिनती। हिंडन क्या बस था? गिनती हिंडन करवाओ, गिनती करवाओ। एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है, उसको गिन लिया। अब देखिए, एयरफोर्स स्टेशन गिन लिया एयरपोर्ट में। गोरखपुर क्या था? एयरफोर्स स्टेशन हो गया एयरपोर्ट। सारे आशीष ऐसे जी, ही। गोरखपुर में 2 फ्लाइट का लोड यदि आ जाता है, दोनों फ्लाइट का टाइमिंग यदि आगे पीछे है तो 90% मतलब कई लोग खड़े हो जाते हैं। बता रहा हूं, देखा हुआ भाऊ, यही तो। ये एयरफोर्स स्टेशन कर दिया, वो है श्रावस्ती में घोषित किया। श्रावस्ती में भी एक एयरपोर्ट है। श्रावस्ती वो जगह है, कई बार बता चुका हूं, श्रावस्ती में बस अड्डा नहीं है, जो सरकारी होता ना, छोटे से छोटे आप कस्बों में देखे होंगे कि एक सरकारी बस अड्डा होता है। श्रावस्ती में सरकारी बस अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट बना दिया मोदी ने। अब आप मोदी है तो मुमकिन है। कुशीनगर, अभी मैं 20 तारीख की खबर बता रहा हूं जो आरटीआई से आया है, 327 करोड़ रुपए लग गया। 2 साल में एक भी नियमित उड़ान नहीं भरी गई है कुशीनगर। और इस कुशीनगर एयरपोर्ट को जब मोदी जी जो है समर्पित किए थे देश के नाम, तो पूरी दुनिया में डंका बज गया था। इन चैनलों पर तो तमाम ऐसे एनिमेशन में उड़ा दिए, गिराए उड़ाए, तब दुनिया भर के हवाई जहाज की देखिए, पूरी दुनिया से हवाई जहाज ऐसे आएंगे। ये बौद्ध सर्किट हो जाएगा, जापान, चीन, कोरिया, दनादन पर्यटक आएंगे। 327 करोड़ रुपए लग गया। 2023 के बाद एक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट नहीं चली है, नॉट अ सिंगल शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम कुशीनगर एयरपोर्ट। सोचिए आप, इस देश में सबसे ज्यादा अगर ढोल बजाया तो कुशीनगर एयरपोर्ट का बजाया था। और खर्चा बुद्धा आपको सर्किट बोला, बुद्धा सर्किट बोला था उसको, बुद्धा सर्किट करेंगे, हाँ हाँ, इंटरनेशनल उनको। और मैं आंकड़े बता दूं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का के उपलब्ध आंकड़े हैं, ये कोई आंकड़ा किसी का वो नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नवंबर 23 के बाद से यहां नियमित उड़ान पूरी तरह बंद है। अक्टूबर 21 में मोदी ने नरेंद्र जो है 327 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन किया था। बौद्ध पर्यटन सर्किट का इंटरनेशनल हब बताया गया था। बौद्ध पर्यटन का इंटरनेशनल हब कुशीनगर, जो लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया जैसे तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। श्रीलंका से, श्रीलंकन एयरलाइन से विशेष उड़ान से बौद्ध भिक्षु और श्रीलंका के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। तत्कालीन खेल मंत्री नमल राजपक्षे इस ऐतिहासिक उड़ान में शामिल थे। इसके अलावा जापान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के राजनयिकों की मौजूदगी थी। सोचिए कितना बड़ा आयोजन हुआ था, जहां पर दसियों देश के राजनयिक मौजूद थे। और वहां पर करीब 2.5 साल हो गए, वहां एक विमान नहीं, एक रेगुलर फ्लाइट नहीं ऑपरेट हुई है। और इतने नहीं, और मैं इसमें बताऊं आपको, बड़ा चौंकाने वाला, 2021-22 में इसके मेंटेनेंस का खर्च 136 लाख था। 2022-23 में मेंटेनेंस का खर्च 222 लाख था। 23-24 में 305 लाख रुपए था। और 2024-25 में इसके मेंटेनेंस का खर्च 342 लाख रुपए था। और एक भी फ्लाइट नहीं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा ₹1.5। बताइए आप, ये और पीठ ठोक रहे हैं अपनी। आप कुछ तो कहीं पर तो शर्म आती होगी किसी को। संसार में, सृष्टि में, बार बार कहता हूं, कभी भी ऐसा आदमी नहीं जन्मा होगा, कभी नहीं जन्मा होगा। लेकिन इसके बाद अभी एक बात और है भाऊ, वो और महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर दीजिएगा।
भैया जरा हेडलाइन दिखाइए एक तो, फिर मैं ये खबर बताऊं। अंतिम संस्कार से पहले, अजीत पवार के अंतिम संस्कार से पहले ये ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या? ये दरअसल एआई ऑडियो एक आखिरी संदेश के तौर पर एक आया और सोशल मीडिया पर छा गया, वायरल हो गया भयंकर। मराठी में है ऑडियो, और ऑडियो को पूरा पूरा अच्छे से बनाया गया है, म्यूजिक व्यूजिक के साथ, जैसे होता है ना कि कैंपेन में जारी किया जाता है, वैसे किया गया है मराठी में। मैं उसका हिंदी आपको रूपांतरण बता देता हूँ। उसमें अजीत पवार की आवाज में है, अजीत अजीत दादा दिख रहे हैं उसमें, उनकी आवाज में है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सबके काम आ सका। हो सकता है मेरे स्वभाव से किसी को दुख हुआ हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं आम लोगों के काम आ सकूं। नियति किसी के हाथ में नहीं है, मेरे जाने के बाद भी विकास की गति थमनी नहीं चाहिए। नियति किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये लाइन गौर कीजिएगा, मेरे जाने के बाद भी विकास की गति थमनी नहीं चाहिए। मैं इसी लाइन पे जब से ये सुना और ऑडियो इसका इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ा, तो जो है बस इसी लाइन पे मैं अटक गया कि विकास की गति मेरे जाने के बाद भी नहीं रुकनी चाहिए। उठो और काम पर लगो, मेरा महाराष्ट्र सदैव आगे रहेगा। अब मैं अलविदा कह रहा हूं, महाराष्ट्र काम रोकता नहीं है। मेरी कसम, राजकाज करो पर विकास की गति को मत रोको। इसमें ये जो है कि विकास की गति नहीं थमनी चाहिए, क्या ये वो लाइन है? क्योंकि कल से बहुत एनालिसिस हो रहा है कि क्या होगा एनसीपी का, बीजेपी मर्ज होगी, कौन चलाएगा, या अजीत फिर से पूरा परिवार एक हो जाएगा, शरद पवार मतलब दोनों ये एनसीपी मिलके एक एनसीपी हो जाएगी। इसके बीच में क्या ये जो चल रहा है, महायुति चल रही है, महायुति कायम रहेगी, फडणवीस की मुश्किलें बढ़ेंगी, बहुत सारे एनालिसिस में देख रहा है। उसके बीच में विकास की गति नहीं थमनी चाहिए। अजीत दादा के एआई ऑडियो में ये मैसेज, भाऊ, ये क्या इसका मोटिव है? इसका मोटिव यही है कि ये मुझे लगता है वही टूल किट के तहत आया है ये, कि वर्तमान स्थिति में जो भाजपा के साथ गठबंधन है वो बना रहना चाहिए, तभी विकास होगा। जब सरकार में नहीं रहेंगे तो विकास कैसा होगा? हम्म 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 बात यही है, क्योंकि दोनों देखिए, एक तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि दोनों एनसीपी एक होने वाली थी। हम्म बहुत समय से बात हो रही थी और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी, और शायद दोनों एनसीपी एक होने के बाद कुछ दिनों में, मतलब 1 आध 2 महीने में ये बात भी तय होनी थी कि वो सरकार में रहेंगे कि नहीं, हम्म कि बाहर विपक्ष को मजबूत करेंगे। सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि फिर सरकार तो नहीं गिरती। सरकार गिरती नहीं, लेकिन फिर सरकार स्मूथ नहीं होती। सरकार सिर्फ एकनाथ शिंदे के भरोसे रहती तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि वसूली कैसी करना। हम्म एकनाथ शिंदे के भरोसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अभी तक मेयर का नाम तय नहीं हो पा रहा है। हम्म चुनाव होके इतने दिन हो गए, शिवसेना के कॉर्पोरेटर का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। हम्म तो क्या मात्र शिवसेना के भरोसे ही बीजेपी सरकार रहना चाहती है, या फिर ये वर्तमान सिस्टम बनाए रखना चाहती है? क्या ये मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई अजीत दादा यही सोच चाहते थे कि भाई ये सरकार के साथ हम बने रहे? ये कोई भी दे अच्छा। सकता है आशीष, इसका मैं ये नहीं कहता कि कोई खासकर किसी आईटी सेल ने किया हो। ये वो भी लोग कह सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं, अभी सत्ता का मक्खन खा रहे हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जैक्टली। उधर सत्ता छोड़नी पड़े। तो वो हाँ। कुछ एनसीपी के ऐसे मंत्री भी हो सकते हैं कि जिनको बिल्कुल सत्ता से मोह है, उनको लगता है कि यार अजीत पवार तो गए, कम से कम हम्म मंत्री पद तो बना रहे हैं। हम्म हाँ, एक इसी में कोई हो संभ्रमित, सकता है डिप्टी सीएम हाँ, बनने का अपना पूरा कर ले। वो कर ले। हाँ। कपड़े लेकिन मैं सिलवा के तो कई आखिरी लोग बैठे सवाल, हैं। भाऊ, मैं इससे फिर उस पे जाऊंगा। क्या मोदी को कल जब अजीत पवार का पार्थिव शरीर बारामती में रखा हुआ था, क्या ये एविएशन का ये जो कर रहे थे अपना अवॉइड कर सकते थे, छोड़ पाखंड, सकते थे। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री को ही उसको उद्बोधन करना पड़े।
और एक बड़ा मैसेज जाता कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि अजित पवार जी के शोक वहां पे चले गए हैं, इसलिए वो आज मतलब भाषण नहीं देंगे, इस पे नहीं। और आप एविएशन पे भाषण कर रहे हो जबकि प्लेन क्रैश हुआ। आप यही एविएशन हाँ पे भाषण कर रहे हो कि जबकि यहाँ पे प्राइवेट चार्टर्ड करने वाले भगवान भरोसे हैं, कोई किसी का माँ बाप नहीं है। चॉपर की सर्विसेज वही है, जो चॉपर सर्विसेज पहाड़ों में चलते हैं, चाहे वैष्णव देवी हो, ये हो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और जब एक्सीडेंट होते हैं तो कुछ दिन तक हेडलाइन चलती है, बहुत बवाल हो जाता है, उसके बाद ढाक के पास दिन वहीं के वहीं चल रहा है। एविएशन सेक्टर, देखिए एविएशन सेक्टर सबसे पहले प्राइम, जो सबसे बड़ी बात एविएशन में है वो है सिक्योरिटी, हाँ सबसे जरूरी है। सुरक्षा। हम्म, सुरक्षा ही सबसे बड़ा पहलू है। वो मायना नहीं रखता कि आपका जहाज कितने स्पीड से जाता है और कितना ऊपर जाता है और कितना लग्जरियस है। ये जो गिरा ये भी बड़ा लग्जरियस फ्लाइट था। 6 लोगों के बैठने के लिए केबिन थी, अलग एक बात करने के लिए भी जगह थी, बहुत बढ़िया थी, लग्जरियस चेयर थी, इंटीरियर बहुत बढ़िया था। ये क्रैश लैंडिंग हुआ नहीं, ये बात तो तय है। ये लैंडिंग के पहले ही गिर गया। हम्म, हम्म। कैसे गिर गया? चश्मदीद गवाह कहता है कि 2-3 पलटी खाई। कैसी पलटी खाई? हम्म। नहीं कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। जब पायलट ने ये कह दिया था, मैसेज दे दिया था कि मुझे रनवे दिख रहा है, सूचना ये भी है कि अजित पवार निकलने के पहले उन्होंने बाकायदा जान लिया था कि भाई ठंड का मौसम है, सब क्लियरेंस तो है, तभी 7:30 बजे घर से निकले थे वो एयरपोर्ट के लिए। चलिए जांच होगी इस देश में, जांच हो, कुछ पता ही नहीं चलता है जांच क्या होती है। उत्तराखंड में चॉपर क्रैश हुआ था, सब मर गए उसकी थे, जांच, आज अरे तक यार जांच। ड्रीमलाइनर की जांच का अभी तक पता नहीं पड़ रहा है, जितने अहमदाबाद लोग मर गए। ड्रीमलाइनर, कुछ नहीं पता। 250 लोग के करीब करीब जान गए, कुछ नहीं पता। अब पहले एक अजीत आता है कि पवार। पायलट पायलट पायलट, फिर बोलता है फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, फिर दूसरा बोलता है नहीं 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 नहीं, कोई बोलता है इसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम। ये इतना कंफ्यूज और भ्रम फैला देते हैं कि ओरिजिनल कॉज दबा रहता है। भ्रम ही तो सत्ता की कुंजी है। कितने भ्रम ही। हमारे देश में कितने एयरपोर्ट्स है आशीष जी, जो रिस्की एयरपोर्ट्स है। अहमदाबाद का एयरपोर्ट रिस्की एयरपोर्ट है, ये पहले से घोषित है, हम्म, फिर भी फ्लाइट चल रही है। पटना का एयरपोर्ट रिस्की एयरपोर्ट है, शहर के बीच में, फिर भी फ्लाइट चल रही है। ड्रीम लाइनर के एक्सीडेंट के बाद तो ये पता पड़ गया था कि कई एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट को देनी थी, वहां बिल्डिंगें खड़ी है इसलिए नहीं दे पा रहे। हाँ और जो मुख्यमंत्री उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने ही लैंड अलॉट की थी, लेकिन पोजीशन नहीं दिलवा पाए थे। चलिए खैर जांच होगी, जांच की रिपोर्ट का तो इंतजार, तब तक लोग भूल भी जाते हैं, किसे याद रहता है। चले गए, माधवराव चले गए, पायलट चले गए, कितने चले गए, कई संजय चल रहे हैं। गांधी चले गए। और इस देश में एविएशन में क्रांति मोदी जी कर दिए हैं। तो अब इसके बाद जांच रिपोर्ट का क्या इंतजार करना है। इजाजत दीजिए, चलते चलते बस आखिरी अंतिम श्रद्धांजलि अजीत पवार को हमारी तरफ से, ओम सभी तरफ शांति। से ओम। धन्यवाद।